हेलविर्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और हम लोग कंप्लीट कर रहे थे चोला एम्पायर। और चोला एम्पायर के हम लोग 2-3 वीडियो पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमी और हम लोग बात करें रिलीजन के बारे में बात करेंगे, कैसी कैसी इकोनॉमी और रिलीजन था चोला एम्पायर के अंदर। और मेन मेन जो राजा थे हम लोग पहले ही ख़त्म कर चुके थे। और स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी की बात किया है तो हाँ, एक चीज़ और कि एंशियंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री के सारी वीडियो आ चुके हैं। बस केवल मेडिवल हिस्ट्री में ये चोला डायनेस्टी बची है, बाकी सब खत्म हो चुके हैं। तो वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएँगे सारे लेक्चर्स। और हम लोग बात करें कि जो इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे, तो मेन सोर्स हमने पहले ही बात की थी कि क्या था, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो लैंड से टैक्स आता था, वो सबसे ज़्यादा होता था। और दूसरा क्या था कि हम लोग इंडिया के अंदर सदियों से देखते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, हमेशा मेन ऑक्यूपेशन रहा है लोगों का। भले ही चाहे अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा हो, आईटी सेक्टर में हम लोग जा रहे हों, पर एग्रीकल्चर हमेशा सही सेक्टर रहा है। और अगर अब बात करें कि पहले के समय में तो यही चलता ही था। अभी भी जो ज़्यादातर सेक्टर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं तो वो एग्रीकल्चर में ही हैं। पर धीमे-धीमे अब ज़रूर आगे ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि अब आईटी सेक्टर में लोग ज़्यादा घुस रहे हैं। और हम लोग बात करें उरियार उस समय की कैपिटल थी किसकी? अर्ली चोलास की, जो कि फेमस थी किसके लिए? कॉटन टेक्सटाइल के लिए। तो फिर बेसिकली इन लोगों के पास खुद सोच के देखिए, ये सब तो चल ही रहा था, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल व्यापार तो इंडिया का पुराना उद्योग है। इवन कि जब इंडिया के अंदर जो अंग्रेज हैं वो आएँगे तो वो भैया किससे अट्रैक्ट होंगे? कॉटन के टेक्सटाइल से ही तो अट्रैक्ट होंगे। तो भैया इंडिया के अंदर जो कॉटन है बहुत समय से बाहर भेजा जा रहा था। जो यहाँ के प्रोडक्ट है वो बाहर भेजे जाते थे। तो वही है कि यहाँ का जो उरियार का जो हम लोग बात करें क्या है, कैपिटल सिटी थी। ये किसके लिए फेमस थी? कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस थी। यहाँ से जो कॉटन होते थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे, यानी कि दुनिया भर में अलग-अलग देशों में भेजे जाते थे, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। रॉ मटेरियल तो भेजे जाते थे, इवन कि कपड़े बन के जाते थे वो और ज़्यादा अच्छे थे। तो ये रहा हमारा इनकी कैपिटल तंजौर, तंजौर के पास में ही है उरियार, जहाँ पे इनकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। क्योंकि हम लोग अपने जो नोट्स हैं उनके साथ-साथ मैपिंग वर्क भी करवा रहे हैं, तो मैपिंग वर्क देख लीजिए आप लोग। ये रहा तंजौर, तंजौर के पास में उरियार। और जो चोला किंग थे इन्हें ख़ास दिलचस्पी थी वीविंग इंडस्ट्री में, तो इससे भी बहुत मोटी रकम कमाई इन लोगों ने। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ इन चोला एम्पायर के अंदर सिल्क वीविंग इंडस्ट्री भी थी। और इवन की हम लोग बात करें कि आप लोगों को पता होगा साड़ी वग़ैरह फ़ेमस है कहाँ की? तंजावुर की। इनके साइड की साड़ियाँ बहुत फ़ेमस अगर आपको पता हो। इस वजह से इन्होंने क्या बनाई, मतलब इसको भी बहुत सारा पैसा रेशम के धंधे से ही बहुत पैसा बनाया इन लोगों ने। और हम लोग बात करें कांचीपुरम डेवलप हुआ कैसे? मेजर सिल्क सिटी बन के उभरा। क्या? कांचीपुरम की साड़ियाँ भी भैया बहुत पॉपुलर हैं और इन्हें भी बहुत हाई उच्च दर्जा मिला क्वालिटी का, मतलब अच्छी क्वालिटी का ये लोग सिल्क प्रोड्यूस करते थे। और हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस मेड द ज्वेलरी। अब सिल्क का तो काम कर ही रहे भैया, मेटल वर्क में भी इनका बहुत ज़्यादा पावर है, मतलब अच्छी कमांड हासिल कर ली है इन्होंने। बहुत अच्छा काम करते थे ये लोग, किसका? ज्वेलरी का। अब ज्वेलरी का काम कर रहे हो, कॉटन का काम कर रहे हो और सिल्क का काम कर रहे हो, तो भैया अंधा पैसा आ रहा है इन लोगों के पास। यानी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। पैसा जब आदमी के पास होता है तो किसी कंट्री को चलाने के लिए इकोनॉमी अगर अच्छी हो, तो बाकी अगर सेक्टर्स कमज़ोर पड़ जाएँ तो पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इकोनॉमी ज़्यादातर चीज़ें बैलेंस कर लेता है। बस पॉलिटिकल क्राइसिस ना हो कि नेता ऐसा ना है, गधा है बिल्कुल। ये रहा हमारा मैपिंग वर्क, ये रहा तंजौर, ऊपर रहा कांचीपुरम जहाँ पे रेशम की बुनाई होती थी। और हम लोग बात करें जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया था। किसमें डिवाइड कर लिया था? ग्रुप्स में। और ये ग्रुप अपने आप को क्या बुलाते थे? कौन-कौन से ग्रुप उस समय पे थे हम लोग बात करें? मनी ग्रामम, अयोबेलो, तो ये सब ग्रुप थे हमारे। और दूसरे ग्रुप तो कौन-कौन से थे? और दूसरे ग्रुप्स भी थे, जो थे कौन से? अंजू वनम और वल्ला नियाज़र, ये कुछ और दूसरे ग्रुप थे उस समय पर एग्ज़िस्ट करते थे। और जो हम लोग बात करें चोला साम्राज्य का एक काम और होता था कि भैया यहाँ पे सी सॉल्ट बनता था, क्योंकि हमने देखा था थोड़े बहुत पोर्ट्स भी थे, तो गवर्नमेंट की कंट्रोल में रहते थे ये। तो ये लोग देखते थे कैसी प्रोडक्शन हो रही है, कैसी क्या हो रहा है, तो ये सारा सीन कौन देखता था? चोला एम्पायर के राजा देखते थे। और थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या-क्या किया। इनके पास कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी। लैंड से तो पैसा कमा ही रहे थे, एग्रीकल्चर से भी पैसा कमा रहे थे, कॉटन और वीविंग इंडस्ट्री भी थी, सिल्क वीविंग इंडस्ट्री भी थी, ज्वेलरी भी थी और सॉल्ट का काम भी कर रहे थे। तो इतने सारे काम कर रहे थे, तो अंधा पैसा तो आना ही था भैया।
अब हम लोग बात करेंगे धर्म की। तो धर्म में हम लोग बात करें, थे तो ये हिंदू ही और भगवान शिव को ज़्यादा से ज़्यादा पूजते थे। और हम लोग बात करेंगे अब आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत, कि नॉर्थ इंडिया में जो हम लोग बात करें तो क्या होता है, नगरा स्टाइल चलती है, द्रविड़ स्टाइल चलती है साउथ इंडिया में, और इसका मिक्सचर स्टाइल होता है, वो होता है विशारा स्टाइल, यानी कि नगरा और द्रविड़ को दोनों को मिला दो तो विशारा स्टाइल बन जाती है। तो जो जो चोला एम्पायर हैं, वो लोग क्या करेंगे, अब वो द्रविड़ स्टाइल में का आर्ट बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे और बहुत अच्छे-अच्छे मंदिर बनाएँगे। और कैसे-कैसे बनाएँगे, और मंदिरों की स्पेसिफ़िक नेम भी होते हैं, और मंदिर के अलग-अलग पार्ट्सों के नेम भी होते हैं, हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे वो भी। और इन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे टेम्पल बनाए हैं, बहुत बढ़िया-बढ़िया आर्किटेक्चर वर्क बनवाए। और इन्होंने इन टेम्पल बिल्डिंग रिसीव्ड ग्रेट मोमेंटम फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजा चोला एंड हिज सन राजेंद्र चोल वन। तो राजा राज चोला ने और उसके बेटे राजेंद्र चोला ने भैया अंधा पैसा देख रहे थे भैया। अब किसी के पास पैसा आ रहा तो भैया स्टेटस तो शो करेगा अपना। आपके पास पैसा है तो आप आईफोन लेके फ्लेक्स तो करेंगे। तो वैसे ही उस समय पर आईफोन तो था नहीं फ्लेक्स करने के लिए, मंदिर ही थे। तो भैया इनके पास अंधा पैसा आ रहा है तो भैया ये लोग कैसे फ्लेक्स कर रहे थे अपने मंदिर के थ्रू, यानी कि मंदिर बना-बना के अपने आप को फ्लेक्स करवा रहे थे। ऐसे ही होता था, स्टेटस ऐसे ही दिखता था समय के राजाओं का। बुरा मत मानना कोई, पहले ही बता दे रहा हूँ। New development in Chola art that characteristic the Dravidian style in later times was addition of a huge gateway of गोपुरम। तो गोपुरम बनने लगे। गोपुरम क्या होते हैं, मैं आपको दिखा दूं, तो ये बड़ा सा दरवाजा गेट का बाहर, इसे क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। और हम लोग बात करें द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर बुल्ट बाई राज राजा वन एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साउथ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यानी कि बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में बना है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, डेमोन्स्ट्रेशन है किसका, साउथ इंडिया की द्रविडियन स्टाइल का। और हम लोग बात करें, इन्होंने बहुत सुंदर बनवाया है, और ये लास्ट में हम लोग आपको सब कुछ दिखाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ बिमाना। अब हम लोग, ये मैंने आपको बताया था उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। बिमाना, अर्धमंडपा, महामंडपा, और सामने एक बड़ा मंडप शामिल है जिसे नंदी मंडप के नाम से जाना जाता है। तो अब ये उसके जो टेम्पल होता है उसके अलग अलग पार्ट्स के नाम है, जो कि आपको मैं इसमें तो समझ में नहीं आ रहे होंगे, मैप में सॉरी जो पिक्चर है असली उसमें दिखाऊंगा तो उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा एग्जाम्पल। तो जैसे कि ऊपर जो आप देख रहे हैं तो इसे बोलते हैं कलश, और ये ऊपर जो गोल गोल रखा है इसे बोलते हैं शिखर, और ये पूरा हिस्सा है इसे बोलते हैं क्या, विमान बोलते हैं। और अभी हाल गोपुराम की तो हमने बात की थी, एक गेट को क्या बोलते हैं, गोपुराम बोलते हैं। और अच्छे से डिटेल समझते हैं। तो ऊपर ये रखा हमारा कलश, ये रहा शिखर, और ये रहा जो ऊपर का हिस्सा है इसे बोलते हैं विमान, क्या बोलते हैं, विमान। और ये है क्या, हमारा महामंडप, ये इतना एरिया जो लॉन वाला एरिया होता है, जे आंगन वाला एरिया ये। और यहाँ ये होते हैं अर्धमंडप, ये बाहर वाला एरिया। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मंदिर वगैरह हैं उनकी स्टाइल वगैरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मंडप, अर्धमंडप के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सा एरिया होता है, कौन सा एरिया नहीं होता है एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा। और कौन-कौन से मंदिर बनवाए हैं इन लोगों ने, तो शिव टेम्पल बनवाया है कहाँ पे, इन्होंने अपनी कैपिटल में, किसने, राजेंद्र वन ने बनवाया है। कौन सा कहाँ पे बनवाया है, गंगईकोंडा चोलापुरम में बनवाया है इन्होंने मंदिर। और हम लोग बात करें दारासुरम में बनवाया है इन्होंने, दारासुरम में टेम्पल बनवाया है किसने, राजा राज सेकंड ने बनवाया था। और ये दूसरे कंट्रीब्यूशन है इनके चोला एम्पायर के। और हम लोग बात करें तंजावुर जिले के दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर बनवाया था, और तिरुभुवन में कंपहरेश्वर मंदिर बनवाया था। ये भैया नाम थोड़े अजीब हैं, तो मेरा थोड़ा स्लैंग टूट जाता है हाँ बोलने में, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो ये बेस्ट मंदिर हैं इन लोगों के। और जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो बनवाया है कहाँ पे, मतलब जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो कहाँ पे था हमारा, गंगईकोंडा चोलापुरम में जो था। और जो हमारा एरवेतुरे क्या था, हमारा नाम थोड़ा फिर से नहीं बोल पा रहा मैं, ऐरातेश्वरम जो टेम्पल है वो
वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, यूनेस्को के द्वारा लिस्ट में शामिल हो गया है ये। यानी कि यूनेस्को एक लिस्ट निकालती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, उसमें ये मंदिर शामिल हो चुके हैं और इन्हें ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कहा जाता है। और यूनेस्को के बारे में बता दूँ कि भैया अगर कोई टेम्पल या कोई साइट अगर यूनेस्को के अंडर में आ गई, तो भैया बहुत अच्छी बात हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फंडिंग करते हैं। वो पैसे भेजते हैं सरकार को इनको मेंटेन करने के लिए, तो काफ़ी संरचना होती है और पूरे उन्हें वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी वगैरह भी मिलती है, अगर आप यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड हो जाती है कोई जगह तो। हम लोग बात करेंगे, ये मैपिंग वाला एरिया है जहाँ-जहाँ वो टेम्पल बने हैं। बृहदेश्वरा टेम्पल यहाँ बना है तंजौर वगैरह में और बाकी हम लोग देखते हैं उन टेम्पल्स के बारे में। तो ये रहे अलग-अलग टेम्पल्स और उनके एग्ज़ाम्पल्स। कितने शानदार-शानदार मंडप हैं, मंदिर आई मीन। आप कारीगरी तो देखिए गौर से ज़रा कितनी ख़ास कारीगरी की गई है। सोचिए हज़ारों साल बाद तक आज तक ज़िंदा है ये टेम्पल्स। वरना आजकल का जो आर्किटेक्चर है वो कितनी जल्दी ढह जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी कार्विंग वगैरह की है, कितनी अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ बनाई हैं आप दीवालों में। ये देखिए कैसे हाथी बने हैं, रथ जैसा टाइप में लग रहा है। काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में और ये देखिए कितनी डिटेलिंग का काम हुआ है इस मंदिर में। काफ़ी अच्छा लगता है इनका आर्किटेक्चर देख के, इम्प्रेसिव। चलिए बस हमारा वीडियो केवल यहीं तक था और इसके बाद एक वीडियो आ रहा है चोल डायनेस्टी का, फिर ख़त्म।